नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे सुर्खियों में चोल साम्राज्य। ये टॉपिक यूजफुल है आईएएस पीसीएस प्री एग्जाम के लिए और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर के लिए, और जिन विद्यार्थियों का वैकल्पिक विषय इतिहास है उनके लिए भी। यहाँ कुछ मेंस से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे बिल्कुल लास्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा से संबंधित अध्ययन के बिंदु में ये कुछ पॉइंट हैं। सुर्खियों में क्यों है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चोलों का इतिहास और मानचित्र के माध्यम से उनका राज्य विस्तार देखेंगे। किस तरह उनका राज्य विस्तार था भारत में और भारत से बाहर, दोनों को देखेंगे। चोलों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। चोलों की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले उनका जिक्र संगम काल में मिलता है, फिर उसके बाद 9वीं शताब्दी के मध्य में विजयालय द्वारा चोल राज्य की स्थापना की गई है, उनको देखेंगे। उनके प्रमुख शासक देखेंगे, जैसे विजयालय, परांतक प्रथम और राजाधिराज वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग, ये कुछ प्रमुख शासक हैं। इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका राजनीतिक इतिहास देखेंगे, किस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इनके बारे में बात करेंगे। फिर शासन प्रशासन की जब हम बात करेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, किस प्रकार का प्रशासन था, केंद्रीकृत व्यवस्था था या द्वैध शासन था, जिसमें युवराज राजा के साथ शासन करता था, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय प्रशासन, इसका उल्लेख करेंगे। और सबसे विशेष बात जो है, चोलों के स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें परांतक प्रथम का उत्तर मेरू अभिलेख का भी हम लोग जिक्र करेंगे। किस प्रकार सभा और समितियों के माध्यम से चोल प्रशासन करते थे स्थानीय स्तर पर, और किस प्रकार सदस्यों का चुनाव होता था, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। शासन प्रशासन में अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे, तो किस प्रकार उनका इकोनॉमी का आधार था, हाँ, व्यापारिक श्रेणियों का क्या इंपॉर्टेंस था, और विभिन्न प्रकार के कर हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम समाज की बात करेंगे, तो किस प्रकार ये दक्षिण भारत का समाज, विशेष रूप से चोल समाज, उत्तर भारत के समाज से अलग था या उसका कुछ प्रभाव था, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से दो वर्गों का भी उल्लेख करेंगे, बिलंगय और इड़ंगय। सैन्य प्रशासन जब जब हम बात करेंगे, तो किस प्रकार चोलों की सेना थी, किस प्रकार उनके सेना का अंग थे। और विशेष रूप से हम बात करेंगे राजेंद्र चोल की नौसेना की, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी को चोल झील भी बोला जाता था। भारतीय इतिहास में जब हम उनके योगदान की बात करेंगे, तो विशेष रूप से उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करेंगे। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर जो स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे ताम्रपत्र, बहुत सारे अभिलेख उनके मिलते हैं। इसके अलावा आप देखा होगा उनकी पेंटिंग, वो भी मिलती है। इन सब का हम लोग जिक्र करेंगे, विशेष रूप से नटराज की मूर्ति का। आइए स्टार्ट करते हैं। सुर्खियों में चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत में अभी एक फिल्म बनाई जा रही है बहुत बड़े बजट में, इसी वजह से ये चोल साम्राज्य सुर्खियों में है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। फिर हम चोल साम्राज्य के प्रसार की बात करेंगे, तो यहाँ आप चोलों का साम्राज्य देख रहे होंगे, चोल टेरिटरी आप यहाँ देख रहे होंगे। ये देखिए जरा, यहाँ चोल जो टेरिटरी है, ये इस कलर से आप देख रहे होंगे, चोल टेरिटरी आप देख रहे होंगे। ये इनका राज्य विस्तार है, ये आप देख सकते हैं। यहां तक ये मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट है, और इनका प्रभाव क्षेत्र आप पिंक कलर से देख रहे होंगे। ये इनका प्रभाव क्षेत्र है उत्कल, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये आप जावा, सुमात्रा और अन्य देशों को देख रहे होंगे। और ये चीन के साथ ट्रेड का भी उल्लेख है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपने देखा चोल टेरिटरी, जो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है, और चोलों का प्रभाव क्षेत्र उड़ीसा तक है। और राजेंद्र चोल के समय में 1022 में उनका सेना नायक अरैया राजराज गंगा घाटी की भी विजय करता है।
तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आइए, चोलों की उत्पत्ति। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सर्वप्रथम पांड्य राज्य का उल्लेख किया है, जहां महिलाएं शासन करती थी। इस प्रश्न को आईएएस पीसीएस में कई जगह पूछा गया है। अशोक के दूसरे और 13 शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य और सातिपुत्र का उल्लेख है। चोल पल्लवों के सामंत थे तथा कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच इनका राज्य स्थित था। विजयालय ने पांड्य के क्षेत्र को छीनकर चोल राज्य की स्थापना की। चोलों का राजनीतिक इतिहास देखते हैं। संस्थापक विजयालय है, वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम है, प्रारंभिक राजधानी तंजौर है, वास्तविक राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम है, धर्म शैव है, राजभाषा तमिल है और ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। कुछ प्रमुख चोल राजाओं के नाम आप देख सकते हैं। ये विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल, ये है। और ये चोल चालुक्य वंश बोला जाता है, जिसका प्रारंभ कुलोत्तुंग प्रथम से होता है। हाँ, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह एक चालुक्य शासक से करने के कारण ये कुलोत्तुंग उन्हीं का पुत्र था, उन्हीं की पुत्री का पुत्र था। ये आपको क्रम मिलाने के लिए आता है, तो कृपया इसको याद कर लीजिएगा। आइए, कुछ प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। विजयालय, इसकी उपाधि नरकेसरी और पच्चकेसरी थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। इसने कुछ मंदिर बनवाई। नांतमलाई में चोलेश्वर मंदिर और तंजौर में निशंबशूदिनी या दुर्गा मंदिर। परांतक प्रथम, इसकी उपाधि मदुरैकोंड और वीरचोल और संग्राम राघव थी। इसके काल में स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रकाश डालने वाला उत्तर मेरूर के 2 अभिलेख मिलते हैं। इसने श्रीनिवास नेल्लूर का कुरंगनाथ मंदिर बनवाया और कुछ युद्ध भी लड़े, जिनमें वेल्लूर का युद्ध और तक्कोलम का युद्ध प्रमुख है। राजराज प्रथम, मूल नाम अरमूल वर्मन था। उपाधि राजकेसरी, चोल मार्तंड, शिवपाशेखर, रवकुल माणिक्य थी। जगन्नाथ, जयकोंड और मुम्मट चोल की उपाधि ये श्रीलंका विजय के बाद धारण करता है। 1010 में इसमें ईस्वी में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर श्रीलंका विजय की उपलक्ष्य में बनवाया गया था। हम लोग बृहदेश्वर मंदिर को अभी देखेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम, इसकी उपाधि गंगईकोंड चोल है। उत्तम चोल, पंडित चोल और कुछ उपाधियां कडारेकोंड चोल, निगारिल सागर, निगारिल चोल दक्षिण पूर्व एशिया की विजय के बाद धारण करता है। इसने दक्षिण पूर्व एशिया और अंडमान निकोबार की विजय इस वजह से की क्योंकि ये लोग चीन के साथ व्यापार में बाधा डालते थे। इस वजह से उसने 1035 के लगभग इन सबको जीत लिया। राजेंद्र चोल के सेनानायक अरैयर राजराज ने 1022 में पाल शासक महीपाल पर आक्रमण किया तथा गंगा घाटी की विजय की और विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर का निर्माण कराया और अपनी यहाँ राजधानी बनाई। और यहीं पर एक बहुत बड़ा तालाब चोलगंगम का भी निर्माण कराया गया। हाँ, और गंगईकोंड चोलपुरम में यहाँ प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अरब सागर में स्थित संदमन द्वीप पर भी अधिकार कर लिया और 1035 में अंडमान निकोबार सहित दक्षिण पूर्व एशिया के 17 द्वीपों पर अधिकार कर लिया और इसने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडलों को भेजा। कुलोत्तुंग प्रथम, इसकी माता अवंगा राजेंद्र चोल की पुत्री थी, जिनका विवाह वेंगी के चालुक्य शासक राजराज के साथ हुआ था। अतः इसके द्वारा स्थापित वंश चालुक्य चोल वंश कहलाता है। इसने 72 प्रतिनिधियों का दूत मंडल चीन भेजा था। चीनी स्रोतों में इसका नाम सुंग मत विवर्तन करों को हटाने वाला बताया गया है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये कुछ प्रमुख शासक थे जिनके बारे में हमने बात किया। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो शासन का केंद्र बिंदु राजा था। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। राजा की मूर्ति मंदिर में स्थापित करने की प्रथा थी। युवराज का राज्याभिषेक राजा के
कार्यकाल में ही करने की परंपरा थी और राजा की सहायता के लिए अनेक केंद्रीय अधिकारी थे, जिनमें उच्च अधिकारियों को ओले और उड़नकुट्टम कहा जाता था। ये चोलों के एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है। सबसे ऊपर केंद्र होता था, फिर प्रांत होता था जिसको मंडलम कहा गया, फिर कमिश्नरी होता था, इस कमिश्नरी को बलनाड और कोट्टम कहा गया, फिर जिला डिस्ट्रिक्ट होता था जिसको नाडु कहा गया, कुर्रम इसको तहसील कहा गया, और सबसे नीचे उर या ग्राम होते थे। ये इस तरह आप याद कर लेंगे तो हायरकी आपको याद रहेगी। स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल प्रशासन की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्थानीय प्रशासन है, जिसकी जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। इस प्रशासन की प्रमुख विशेषता सभा और समितियों के माध्यम से शासन करना था। केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक सभा और समितियां होती थी। सभा को पेर गुर्रे कहा गया, जबकि सदस्यों को पेर मक्कल कहा जाता था। ये टर्मिनोलॉजी आप याद कर लीजिए, आप याद कर लें। चोलों के स्थानीय प्रशासन में निम्नलिखित सभाओं का उल्लेख था। नाट्टर, नाडु की सभा, नगर की सभा को नगस्तार बोला जाता था, साधारण ग्राम की सभा को उर्व। इन सभाओं की बैठक मंदिरों के किनारे होती थी और सदस्यों को इसकी सूचना ढोल पीट कर इसकी सूचना दी जाती थी। सभा को स्थानीय स्तर पर सभी तरह के कार्य करने की स्वतंत्रता थी। सभाएं अपना कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से करती थी। कुछ चोलकालीन विभिन्न समितियों के बारे में भी आप देख लीजिए। समितियों को बारियम कहा गया तथा इन सदस्यों को बारियम पेरुमक्कल कहा जाता था। प्रमुख समितियां जो इंपॉर्टेंट है, तोट्ट बारियम तालाब या उपवन समिति, एर बारियम जलाशय समिति, पन बारियम स्वर्ण समिति, पोच बारियम स्थायी समिति, उदासीन बारियम परदेशियों के लिए गठित समिति, और इन सब पर नजर रखने के लिए बड़ी समिति होती थी, इसको समत्स बारियम कहते थे। समितियों के सदस्यों का चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होती थी? कम से कम 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 1 से 1.5 एकड़ भूमि का मालिक होना चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए। जो सदस्य 3 वर्षों तक लगातार किसी समिति का सदस्य रहा होगा वह इसके अयोग्य हो जाता था। इसके अतिरिक्त वह पागल, दिवालिया और व्यभिचारी न हो। समिति के सदस्यों का चुनाव लॉटरी के माध्यम से किया जाता था, जिसे कुडोबलाई कहा गया। सभा और समितियों के माध्यम से समस्त स्थानीय प्रशासन चलाया जाता था, जिसको नीलकंठ शास्त्री ने लघु गणतंत्र की संज्ञा दी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जिसे कुडमे कहा गया। इसकी मात्रा 33 से 50% के मध्य थी। भू राजस्व अधिकारियों के लिए बारित्योपक, बड़ा कठिन नाम है, शब्द मिलता है। राजस्व के लिए बर, हरे, दंडम, मनरूपाण शब्द मिलता है। अनाज के रूप में लिया गया कर कलम कहलाता था। ये प्रश्न पूछा गया है। आइए, सामाजिक दशा। चोलकालीन समाज वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण की दशा सबसे अच्छी थी और शूद्रों की दशा सबसे खराब थी। बेलाल यद्यप कृषक वर्ग था, परंतु इसमें शूद्र वर्ग भी सम्मिलित था। चोलकालीन समाज में 2 नए वर्ग बिलंगे और इडंगों का उल्लेख मिलता है। बिलंगे राजा के दाईं ओर बैठते थे, इन्हें राजा का समर्थक कहा गया। इडंगे राजा के बाईं ओर बैठते थे, इन्हें राजा का विरोधी माना गया। चोल काल में शिक्षा और सिंचाई का डिपार्टमेंट राज्य के अधीन नहीं था, बल्कि यहाँ निजी प्रयासों को महत्व दिया जाता था। समाज में स्त्रियों की दशा उत्तर भारत की अपेक्षा अच्छी थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा और दास प्रथा का प्रचलन था। आगे देखते हैं। सैन्य प्रशासन। चोलों के पास लगभग 1,50,000 सैनिक थे। चोलों के सैनिक संगठन की प्रमुख विशेषता राजेंद्र चोल की नौसेना थी। इसी कारण बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाता है। सेना की छावनियों को कटगम कहा जाता था
और सेना की टुकड़ी का नेतृत्व नायक करता था और सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। भारतीय इतिहास में अगर हम बात करेंगे चोलों के योगदान की, तो प्रमुख योगदान है ये सांस्कृतिक उपलब्धियां। चोलों की विजय, प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था, कला और संस्कृति और चोल स्थापत्य। चोल स्थापत्य में पहले बात करेंगे प्रारंभिक मंदिर आते हैं, फिर बाद के मंदिर आते हैं। अगर हम द्रविड़ कला के बारे में बात करना चाहें तो द्रविड़ कला के एक ऐसा प्रश्न हमने मेंस के लिए रखा है, आप देखिएगा उसको। हाँ, द्रविड़ कला के बारे में बात करना चाहें तो देखते हैं इसमें। इक्ष्वाकुओं के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी स्थापत्य कला का विकास आगे चलकर पल्लवों के काल में होता है और द्रविड़ शैली का विकास होता है। एक नवीन शैली उभर कर आती है जिसे द्रविड़ शैली कहा जाता था, जिसमें प्रारंभिक गुहा मंदिर थे, बाद में ईंट और पत्थर से निर्मित स्वतंत्र मंदिर बने। अगर हम पल्लवों की बात करेंगे जो 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य तक होंगे, जिसमें महेंद्र वर्मन शैली, मामल्य शैली, जिसको नरसिंह वर्मन शैली भी कहा जाता है, जिसमें रथ और मंडप बनते थे। हाँ, राज सिंह शैली, यहाँ पर ईंट और पत्थर से निर्मित स्वतंत्र मंदिर बनते थे, और नंद वर्मन शैली जहां छोटे और आकर्षक मंदिर बनते थे। ये पल्लव काल है। 9वीं शताब्दी से लेकर 12th सेंचुरी ये चोलों का काल है द्रविड़ कला के विकास में। फिर 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी ये पांड्यों का काल है। फिर मिड 14 से लेकर मिड 16th सेंचुरी ये विजयनगर का काल है, और मिड ऑफ द 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी ये मदुरा का काल है। इस काल में, मदुरा काल में, आपको गोपुरम बहुत सुंदर मिलेंगे। इनके बारे में चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो ये 5 भागों में इनको बांटा गया है द्रविड़ कला का विकास। सबसे पहले हम लोग पल्लव काल, फिर ये चोल काल, फिर हम लोग पांड्यों के बारे में बात करेंगे, फिर विजयनगर का काल, और फिर मदुरा या नायंकरों का काल। आइए देखते हैं कला और संस्कृति। मंदिर की भूमिका किस प्रकार थी चोलों के समय में। मूर्ति कला का विकास भी देखेंगे, चित्रकला का भी विकास, शिक्षा और साहित्य, ये कला और संस्कृति के टॉपिक हैं। आइए द्रविड़ शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इनको देखते हैं। गर्भगृह चौकोर मिलेगा, अभी हम आपको बताएंगे गर्भगृह क्या होता है। शिखर विमान योजना वर्गाकार है, विमान की संरचना पिरामिड नुमा है। मंदिर परिसर मंदिर परिसर के रूप में है। इसमें मुख्य मंदिर के साथ अनेक अन्य मंदिर हैं, जिसमें अन्य देवी देवता भी हैं। गोपुरम की योजना का निचला हिस्सा भारी पत्थरों से बना है, पत्थर और ऊपरी हिस्सा हल्के प्रकार के पत्थरों से बना है। गोपुरम पिरामिड नुमा संरचना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। गोपुरम ये कुछ एलिमेंट है, गर्भगृह, अंतराल, ठीक है, विमाना, इसको हम लोग देखेंगे। ये मंडप है, इसमें और देवी देवताओं के लिए भी स्थान होता था और कुछ अवसरों पर इसमें आयोजन भी किया जाता था। हाँ, ये गर्भगृह है, इसमें मुख्य देवता की मूर्ति होती थी, और ये पिरामिड नुमा संरचना है, इसको विमान बोला गया है, और ये कैपस्टोन है। ये राजराजेश्वर मंदिर की योजना है। हाँ, इसको दोस्तों गोपुरम बोलते हैं, एंट्रेंस गेट को। इसको हम अभी दिखाएंगे आपको किस तरह होता है। ये चारों तरफ से दीवालों से घिरा है, ये चारों तरफ से दीवालों से घिरा है। ये प्रमुख मंदिर ये है जो मैंने ऊपर आपको संरचना दिखाई थी। इसके बाद में इसके जस्ट सामने आपको ये नंदी मंडप दिख रहा होगा। नंदी बिल्कुल मंदिर के सामने है। ये गोपुरम है। हाँ, गोपुरम ये बड़ा भव्य गोपुरम है जो मैंने आपको बताया था। और गोपुरम के इस वाले भाग को दोस्तों एक शब्द का प्रयोग किया गया है, BAULT, बाल्ट बोला जाता था। ये पिरामिड नुमा संरचना है, अगर आप देखेंगे तो बहुत भव्य है ये। और ये मदुरा काल में
मदुरा के समय में ये बहुत अच्छे भव्य बनने लगेंगे। आइए, ये नटराज की मूर्ति है जिसमें 4 कोण होते थे, ये भी चोलों की विशेष देन है। चोलकालीन प्रमुख मंदिरों की अगर हम बात करें तो विजयालय के समय में चोलेश्वर मंदिर बनवाया, आदित्य प्रथम ने बाल सुब्रमण्यम मंदिर कन्नूर में, नागेश्वर मंदिर और सुंदरेश्वर मंदिर, परांतक प्रथम ने कोरंगनाथ मंदिर, यह पहला सुंदर मंदिर था। राजराज द्वितीय ने ऐरावतेश्वर मंदिर बनाया और राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर ये तंजौर में बना है। राज द्वारा बनवाया गया चोल काल का और द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर यही है। पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय स्थापत्य कला का निष्कर्ष बताया है। इसका विमान अद्वितीय है, बहुत अनोखा है, जिसमें काली सरस्वती की मूर्ति है। इस प्रश्न को पूछा गया है। वृद्धेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के शिखर पर लंबी लंबी उत्कीर्ण लंबी लंबी रेखाएं हैं। पर्सी ब्राउन ने इसे गीतों की तरह संवेदना उत्पन्न करने वाला बताया गया है। इसका प्रवेश द्वार एंट्री गेट पूर्व की तरफ है। फिर कंप्रेश्वर मंदिर त्रिभुवन में बनवाया गया है। ये कुछ मंदिर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात करेंगे मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के लिए। आर्ट एंड कल्चर में कला के क्षेत्र में चोलों का योगदान अथवा उपलब्धियों का वर्णन करिए। तो कला के क्षेत्र का मैंने सिनॉप्सिस बनाया है, आप उसी को इलेबोरेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। द्रविड़ शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं को इंगित करें। चोलों का द्रविड़ शैली के विकास में योगदान स्पष्ट करें। पहले वाले मंदिर और बाद वाले मंदिर दोनों को आप बना के लिखेंगे तो बन जाएगा। नागर शैली की विशेषताएं, इसी तरह का प्रश्न है। ये नागर शैली उत्तर भारत से संबंधित है। वेसर शैली नर्मदा के नीचे जो क्षेत्र है वहां मध्य भारत में होगा, उसकी ये शैली विशेषता है, वेसर शैली। हाँ, कुछ और भी प्रश्न हैं। हाँ, ये मेंस ऑप्शनल जिनका है, जिनका वैकल्पिक विषय है इतिहास, उनके लिए भी कुछ प्रश्न हैं। द्रविड़ शैली के विकास के क्रम को स्पष्ट करें। ये थोड़ा लेंदी प्रश्न होगा और जिस तरह विकास के क्रम मैंने आपको बताया है 1 to 5 से लेकर, उनको आप बकायदा बना दीजिएगा। पल्लवों के समय में, हाँ, चोलों के समय में, पांडवों के समय में, विजयनगर के क्षेत्र में, विजयनगर शासनकाल में, और फिर उसके बाद मदुरा के समय में। द्रविड़ शैली और नागर शैली में अंतर स्पष्ट करिए। एक उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की है, इसमें आप अंतर स्पष्ट करेंगे। दक्षिण के मंदिरों का वहां के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ये दक्षिण के मंदिर, ध्यान रखिएगा, एक विशेष रोल अदा करते हैं, विशेष भूमिका अदा करते हैं। वहां के समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिर सभी तरह की गतिविधियों के, वहां पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र होते हैं। ठीक है। दक्षिण भारतीय समाज को वहां के मंदिरों ने कहां तक प्रभावित किया, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। हम आईएएस मेंस 22 में एक प्रश्न पूछा भी गया है चोलों की आर्ट एंड टेक्नोलॉजी से, इसी मंदिर से। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाओं के विकास को इंगित करें। ये परांतक प्रथम के अभिलेखों के आधार पर आप इसको लिखिए। क्या चोल ग्रामीण सभाओं का स्वरूप लोकतांत्रिक था या जनतांत्रिक था, स्पष्ट करें। उत्तर मेरू अभिलेख के आधार पर चोल सभाओं का वर्णन करें। चोलों ने दैत्यों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह पूरा किया। चोल मंदिर के संदर्भ में उक्त कथन की आलोचना करें या चर्चा करें। ये मैं आपको बता चुका हूं किसका स्टेटमेंट है, देखिएगा। और पूरी तरह उनके बड़े बड़े मंदिर जो बनाए गए हैं उनकी संरचना का वर्णन करें। चोल राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के विशेषताओं को समझाइए। चोल राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जब बात की गई है, चोल राज्य क्या पुरातन राज्य था, चोल राज्य क्या प्रारंभिक राज्य था, चोल राज्य क्या सामंती राज्य था, चोल राज्य क्या केंद्रीकृत था, क्या चोल राज्य द्वैत शासन के रूप में था, इन सब की आप चर्चा करेंगे तो चोल राजनीतिक प्रशासन आप लिख सकेंगे। क्या इस पर उत्तर भारत का भी प्रभाव था, बिल्कुल था, इसको बारे में भी आप चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों के लिए। काफी अच्छा, मैंने इसमें कई प्रश्न रखे हैं, इनका प्रैक्टिस करिए। और आने वाले समय में मैं आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का भी एक सीरीज आपके सामने लेके आऊंगा, तो वहां इन सब चीजों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।